Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to discuss proprioceptive neuromuscular facilitation, जो कि एक अप्रोच है हमारे पास, न्यूरो डेवलपमेंटल अप्रोच है. इसके अंदर हम इसकी थ्योरेटिकल कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे और फिर प्रैक्टिकली हम इसको देखेंगे. हर अप्रोच में यही चीज़ें होती हैं. हर अप्रोच की एक न्यूरोफिजियोलॉजिकल बेसिस होती है, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके ऊपर वो अप्रोच स्टैंड करती है. उसके कुछ स्पेसिफिक यूजेस होते हैं, उस अप्रोच के कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ इंपॉर्टेंट की कंपोनेंट्स होते हैं. तो इसके भी यही चीज़ें हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे. फिर हम प्रैक्टिकली देखेंगे पीएनएफ में. स्पेसिफिकली पीएनएफ में हमारे पास आते हैं पैटर्न्स और पीएनएफ टेक्निक्स, जो कि हम प्रैक्टिकली देखेंगे वीडियोस के थ्रू. तो स्टार्ट करते हैं. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. स्टार्ट करने से पहले एक आयत में डिस्कस करना चाहूँगी. अल्लाह ताला कुरान में सूरत बकरा में फ़रमाते हैं, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब. अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो उनको बता दो कि मैं करीब हूँ. यानी अल्लाह ताला चाहते हैं कि अल्लाह ताला के बारे में डिस्कस किया जाए, अल्लाह ताला की कुरान के बारे में, अहदीस के बारे में डिस्कशन की जाए. तो वो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जब मेरे बंदे पूछें तो उनको बता दो. क्या बता दो? उजीबु दावत दाई इज़ा दान. जब वो मुझसे कोई दुआ करते हैं तो मैं उनकी दुआ कबूल फरमाता हूँ. यानी कि आई रिस्पॉन्ड टू द इन्वोकेशन ऑफ द सप्लिकेंट व्हेन ही कॉल्स अपॉन मी. यानी कि मैं दुआ को कबूल करता हूँ, दुआ को सुनता हूँ जब जो है वो मुझे पुकारा जाता है. फल यस्तजीबु ली. तो चाहिए कि वो भी मुझे रिस्पॉन्ड करें, वो भी मेरा हुक्म माने. फल यस्तजीबु ली वलयुमिनु बी. और मेरे ऊपर ईमान लाएं. लअल्लहुम यरशुदून. ताकि सिराते मुस्तकीम पाएँ. तो अल्लाह ताला हमसे भी यही चाहता है कि जैसे हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला रिस्पॉन्ड करे, अल्लाह भी यही चाहता है कि हम भी उसको रिस्पॉन्ड करें. व्हेन वी आर आस्किंग समथिंग फ्रॉम अल्लाह, एज इट इज़ अल्लाह इज़ आल्सो आस्किंग समथिंग फ्रॉम अस. और अल्लाह ताला क्या चाहता है हमसे, इसके लिए हमें कुरान से जुड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि अल्लाह ने कही हैं कि तुम ये करो. तो जब हम वो चीज़ें करेंगे जो कि अल्लाह ताला ने करने को कही हैं, कुरान के ऊपर अमल करेंगे और पूरे के पूरे कुरान पे अमल करेंगे, ऐसे नहीं कि बाज़ चीज़ों पे करें और बाज़ चीज़ों पे नहीं, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूँगा. और ये वर्ड इतना खूबसूरत है, फल यस्तजीबु ली. इसका मतलब है ग्रेजुअली. यानी कि अगर इंसान ग्रेजुअली अपने अमल को चेंज करता है, अल्लाह की तरफ ग्रेजुअली आता है, तो अल्लाह भी उसकी दुआएं कबूल करेगा. यानी कि अगर इंसान रींग के आता है, अहदीस भी है कि अगर इंसान रींग के आता है तो अल्लाह दौड़ के आता है. तो हमें चाहिए कि जितना हमसे हो सके हम अल्लाह ताला के हुक्म के ऊपर जो है वो अमल करें, ताकि हमारी भी दुआएं कबूल हों. अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि अगर तुम मेरी बात मानो जो मैंने तुमसे कहा है, तो तुम्हारे ऊपर ऐसे रिस्क खुल जाएगा जैसे आसमान से रिस्क बरसेगा, ज़मीन रिस्क को उगलेगी. एंड रिस्क में सब कुछ आ जाता है, औलाद है, माल है, खाना पीना है, एवरीथिंग. तो वी हैव टू डू समथिंग ताकि हमें भी कुछ मिले अगर हम अल्लाह के लिए कुछ करें. और इसके लिए हमें टाइम निकालना है ताकि हम अल्लाह ताला की किताब के साथ जो है वो जुड़ें और देखें कि अल्लाह क्या चाहते हैं. और अगर कोई इंसान आखिरत पे यकीन रखता है, अल्लाह पे यकीन रखता है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसकी ज़िंदगी के अंदर कुरान मौजूद ना हो. तो स्टार्ट करते हैं अपनी अप्रोच. इंट्रोडक्शन टू पीएनएफ. पीएनएफ 3 लफ्ज़ से मिलकर बनी है. पहली है प्रोप्रियोसेप्टिव. पहला लफ्ज़ है प्रोप्रियोसेप्टिव, दूसरा है न्यूरोमस्कुलर एंड तीसरा है फैसिलिटेशन. मींस प्रोप्रियोसेप्टिव का मतलब जैसे होता है, हम सबको पता है कि प्रोप्रियोसेप्शन इज़ द पोजीशन सेंसिंग. यानी कि हम क्या करते हैं, डिफरेंट पोजीशंस को मेंटेन करते हैं ताकि जो सेंसेशन है, रिसेप्टर्स जो कि मौजूद हैं हमारे पोजीशन, हमारे जॉइंट्स के अंदर, वो जो है वो इन्फॉर्मेशन कैरी करके लेके जाएं. दैट्स मीन प्रोप्रियोसेप्टिव. न्यूरोमस्कुलर का मतलब ये है कि नर्व्स एंड मसल्स इन्वॉल्व होती हैं इसके अंदर. फैसिलिटेशन मेकिंग ईजियर. तो अगर हम इसको कलेक्टिवली समझें तो न्यूरोमस्कुलर जो ये अप्रोच है, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, तो ये एक ऐसी रिहैबिलिटेशन थेरेपी है जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोप्रियोसेप्टिव
प्रोप्रोसेप्टिव सिस्टम को इंगेज करते हैं, डिफरेंट पोजीशंस अचीव करते हैं, डिफरेंट मूवमेंट्स कराते हैं पेशेंट को, ताकि क्या हो, एक्टिवेट और फैसिलिटेट कर सकें, हम नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करें, उसको नर्वस सिस्टम को फैसिलिटेट करें। और जब नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो क्या होगा कि जो डिज़ायर्ड मूवमेंट हम चाहते हैं वही मूवमेंट होगी, जो हम मोटर फंक्शन चाहते हैं, जो हमारे डिज़ायर है कि हम स्पेस्टिसिटी रिड्यूस करना चाहते हैं, हम मसल को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, तो जब नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा प्रोप्रोसेप्टिव सिस्टम को इंगेज करने की वजह से, तो हमारी डिज़ायर्ड मूवमेंट भी अचीव हो जाएगी, हमारा डिज़ायर्ड गोल अचीव हो जाएगा। इसकी अगर हिस्ट्री की बात करें तो डॉक्टर हरमैन कैबेट एंड डॉक्टर मार्गरेट नॉट ने 1940s में इसको पहली बार डेवलप किया था। और ये याद रखने की बात है कि ये पहली बार पोलियो पेशेंट के ऊपर जो है वो, पोलियोमाइलाइटिस के पेशेंट के ऊपर जो है वो अप्लाई हुआ था और सिर्फ उसी के लिए यूज़ हुआ करता था। लेकिन फिर बाद में डॉरोथी वॉस ने भी टीम को ज्वाइन किया और इन दोनों ने मिल के जो है वो बुक लिखी PNF के ऊपर 1956 में। ज़्यादातर जो अप्रोचेस हैं ये 90s में ही जो है वो हुई हैं, 1940s, 1950s, 1970s, सबकी डेट्स तकरीबन ऐसे ही हैं। तो इस अप्रोच के की पॉइंट्स ये हैं कि ये अप्रोच इंटीग्रेटेड अप्रोच है, यानी कि ये सिर्फ एक हैंड के ऊपर काम नहीं करती, यानी सिर्फ फिंगर्स के ऊपर या एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर काम नहीं करती, ये पूरी बॉडी को, टोटल ह्यूमन बीइंग को एज अ होल यूज़ करती है और डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, डिफरेंट सेगमेंट्स के ऊपर जो है वो ये अप्लाई होती है। पॉजिटिव अप्रोच मीन्स कि जो थेरेपिस्ट है वो हमेशा इस अप्रोच को बेहतर करता जाता है कि जो भी उसके पेशेंट की नीड होती है उसके मुताबिक मॉडिफाई करता रहता है। अगर पेशेंट एक्टिव नहीं कर पा रहा तो पहले पैसिव करेगा, पैसिव कर लिया तो एक्टिव की तरफ जो है वो लेके जाएंगे, एक्टिव असिस्टेड की तरफ। अगर वो कर लिया तो एक्टिवली पेशेंट को कहेंगे कि करो, फिर वो एक्टिव कर लेते हैं तो फिर रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे। तो इसमें क्या होता है, प्रोग्रेस करता जाता है थेरेपिस्ट अकॉर्डिंग टू द पेशेंट नीड। और फिर क्या होता है, अचीव हाई लेवल ऑफ फंक्शनिंग, और इसके थ्रू फिर हम जो है वो PNF अप्रोच के थ्रू जो हम चाहते हैं वो हाई लेवल जो फंक्शनल इंडिपेंडेंस है वो अचीव हो जाती है, जो हमारे चीज़ होती है वो ट्रेन हो जाती है। अब PNF का जो न्यूरोफिजियोलॉजिकल बेसिस है वो इन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, फैसिलिटेशन एंड इनहिबिशन के ऊपर। हर अप्रोच में ये दो चीज़ें शामिल होती हैं। तकरीबन अप्रोच में फैसिलिटेशन एंड इनहिबिशन का कॉन्सेप्ट होता है उसके न्यूरोफिजियोलॉजिकल बेसिस में, जैसे रोड्स में भी है, बोबात में भी है, बट वहाँ पे कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है। लेकिन यहाँ जो फैसिलिटेशन एंड इनहिबिशन का कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट है। अगर हम इसको समझें तो फैसिलिटेशन PNF में क्या होता है कि हम जो है वो एक इम्पल्स देते हैं, बॉडी के अंदर इम्पल्स ट्रैवल होती है और उस इम्पल्स के थ्रू जो है वो मोटर हमारे पास जो है वो मोटर मूवमेंट हम अचीव करते हैं। अगर हम एग्ज़ाम्पल लें पैटर्न की, D1 पैटर्न की, तो हम क्या कर रहे होते हैं कि पहले हम उसको इम्पल्स देते हैं। पेशेंट को नहीं पता कि क्या करना है, क्या होता है D1 फ्लेक्शन पैटर्न, तो हम पहले उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रख के और उसको कराते हैं कि आपने यूँ करना है। एक इम्पल्स हम उसके माइंड में भेजते हैं कि इस तरीके से आपने जो है वो इस मूवमेंट को करना है। फिर क्या होता है कि वो जब सीख जाता है तो ऑटोमेटिकली खुद ही करना शुरू हो जाता है। तो हम फैसिलिटेट करते हैं। अब फैसिलिटेशन के डिफरेंट जो हैं वो चीज़ें हैं, हम उसको मैनुअली हाथ रख के भी फैसिलिटेट कर सकते हैं, जो हम मूवमेंट्स चाह रहे हैं वो परफॉर्म करा सकते हैं, या हम उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं थ्रू वर्बल क्यूज़। हम वर्बली कहें ऐसे करो ऐसे करो, उसके थ्रू भी हम फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। तो इसमें होता यही है कि हम एक इम्पल्स जाती है उसके माइंड में और उसके बाद जो है वो एक मोटर हमारे पास जो है वो मूवमेंट आती है। तो इससे क्या होता है कि हम इंक्रीज़ होती है एक्साइटेबिलिटी इन मसल्स को एक्साइट करते हैं इम्पल्स भेजने की वजह से, और जो वीक मसल्स होते हैं उनको हम फैसिलिटेट करते हैं। जैसे कि अगर वो नहीं कर पा रहा फ्लेक्शन, उसके मसल वीक हैं, तो हम उसका हाथ पकड़ के खुद फ्लेक्शन कराएंगे पैसिवली। तो ये हम क्या कर रहे हैं, वीक मसल्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं और एक्साइट कर रहे होते हैं मसल्स को। डिफरेंट चीज़ों के थ्रू हम उसको स्ट्रेचेस दे रहे होते हैं, हम जो हैं वो स्ट्रेचेस की वजह से उसको मसल्स को एक्साइट कर रहे होते हैं, या टेक्टाइल स्टिमुलस देने के थ्रू। तो डिफरेंट चीज़ों के थ्रू हम फैसिलिटेट कर रहे होते हैं मसल्स को।
इनहिबिशन क्या है? इनहिबिशन का मतलब है कि हम ऐसा स्टिमुलस देंगे पेशेंट को जिसके रिस्पॉन्स में क्या होगा, इनहिबिट हो जाएगा, जो रिस्पॉन्स हमने दिया होगा वो चीज़ इनहिबिट होने की कोशिश करेगी। ये दो तरीके से होता है, ये मैं अभी समझाऊंगी तो समझ आ जाएगा। इनहिबिशन में क्या है, हम डिक्रीज़ कर रहे होते हैं एक्साइटेबिलिटी ऑफ मोटर न्यूरॉन्स, जो स्पेसिटिसिटी होती है उसको डिक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं। इनहिबिशन के नाम से ही पता चल रहा है कि कम करना है, कुछ इनहिबिट करना है। इसकी दो टाइप्स हैं, ऑटोजेनिक इनहिबिशन एंड रेसिप्रोकल इनहिबिशन। रेसिप्रोकल इनहिबिशन को जो है पहले हम इस पिक्चर के थ्रू जो है वो समझते हैं क्योंकि ये इजी है। रेसिप्रोकल इनहिबिशन में जैसे कि हम जो पेटेलर टेंडन रिस्पॉन्स, पेटेलर टेंडन रिफ्लेक्स, डीप टेंडन रिफ्लेक्स जो हम परफॉर्म करते हैं, तो वो इसकी एग्जांपल है रेसिप्रोकल इनहिबिशन की। जैसे कि हमें पता है जब हम पेटेलर टेंडन को टैप करते हैं तो क्या होता है कि क्वाड्रिसेप मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो हैमस्ट्रिंग्स हैं वो रिलैक्स करते हैं। तो होता यह है कि क्वाड्रिसेप मसल के अंदर जो है वो मसल स्पिंडल मौजूद है। अब ये जो मैंने दो चीज़ें लिखी हुई हैं ये रिसेप्टर्स हैं जो कि लेके जाएंगे एफरेंट रिस्पॉन्स लेके जाएंगे थ्रू अल्फा मोटर न्यूरॉन्स, यानी कि ये दोनों रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं कहाँ पे, मसल स्पिंडल मौजूद होते हैं मसल के अंदर। जैसे यूँ सीधा सीधा जो है मसल स्पिंडल मौजूद होगा इस मसल के अंदर। गोल्जी टेंडन ऑर्गन कहाँ होते हैं, टेंडन के अंदर, जहाँ मसल अटैच हो रहा होता है उसके टेंडन के अंदर गोल्जी टेंडन ऑर्गन मौजूद होता है। तो ये दोनों रिसेप्टर्स हैं जो कि लेके जाते हैं सेंसेशंस को और वापस फिर लेके आते हैं डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू। रेसिप्रोकल इनहिबिशन में क्या होता है कि हमारे पास जब रिस्पॉन्स जाता है मसल स्पिंडल के थ्रू तो जो वापस रिस्पॉन्स आता है उसमें क्या होता है, एगोनिस्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एंटागोनिस्ट मसल रिलैक्स होता है। इसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल इनहिबिशन। जहाँ से गया है एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड जो एंटागोनिस्ट है वो रिलैक्स। अब हमने इसको टैप तो पेटेला पे किया है, टेंडन पे किया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि गोल्जी टेंडन ऑर्गन लेके जा रहा है। गोल्जी टेंडन ऑर्गन नहीं लेके जा रहा, मसल स्पिंडल लेके जा रहा है जो कि क्वाड्रिसेप मसल के अंदर मौजूद है। जो गोल्जी टेंडन ऑर्गन होता है, ये जो रिसेप्टर होता है ये मौजूद होता है हमारे टेंडन्स में और ये सेंस करता है टेंशन को। यहाँ कोई भी टेंशन नहीं हो रही एज सच। टेंशन कब होगी, जैसे हमारे पास पोस्चरल मसल्स हैं, हमने कोई बहुत ज़्यादा वेट लिफ्ट किया तो हमारी पोस्चरल मसल्स पे बहुत ज़्यादा टेंशन आई, तो उस टेंशन की वजह से क्या होगा कि गोल्जी टेंडन ऑर्गन लेके जाएगा ब्रेन के अंदर रिस्पॉन्स के इस मसल के ऊपर बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो क्या करेगा ऑटोजेनिक इनहिबिशन के थ्रू उसी मसल का जो टेंशन इंक्रीज़ हुआ था वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल में क्या होता है, जिसमें जाती है वो रिलैक्स नहीं होता, एंटागोनिस्ट रिलैक्स होता है। जिससे मसल स्पिंडल से गई है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, एंटागोनिस्ट रिलैक्स होता है। जबकि इसमें जिस मसल के ऊपर टेंशन आई है वही मसल जो है वो क्या होगा, रिलैक्स होगा। तो इसे हम कहते हैं ऑटोजेनिक इनहिबिशन। दोनों में अल्फा मोटर न्यूरॉन्स जो है वो लेके जा रहे होते हैं, एक मसल स्पिंडल के थ्रू, दूसरा गोल्जी टेंडन ऑर्गन के थ्रू, और वापस लेके आ रहे होते हैं और जो हमें चीज़ अचीव करनी होती है, जैसे इसमें एंटागोनिस्ट रिलैक्स होता है, जबकि जो ऑटोजेनिक इनहिबिशन है उसमें वही मसल रिलैक्स होता है जिस पे टेंशन आई है। जैसे अगर हमारे पोस्चरल मसल्स पे टेंशन आई है तो पोस्चरल मसल्स ही क्या होंगे, रिलैक्स। तो एक ये अच्छा मैकेनिज़्म है ऑटोजेनिक इनहिबिशन का कि हमारा बहुत ज़्यादा मसल फटीक नहीं हो पाते, यानी कि एक जो कैपेबिलिटी है मसल की कि वो रेजिस्ट करता रहता है ऑटोजेनिक इनहिबिशन के थ्रू फटीक को, फिर जब उसकी जो रेंज है वो ख़त्म हो जाती है तो फिर जाके मसल जो है वो फटीक होता है। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कि स्ट्रेच जो है वो दो तरीके से, दो रिसेप्टर्स के थ्रू जाता है, मसल स्पिंडल और गोल्जी टेंडन ऑर्गन। जैसे कि मैंने अभी बता दिया कि गोल्जी टेंडन ऑर्गन से वो वाला स्ट्रेच जाता है जो कि एक ऐसा स्ट्रेच होता है जो कि जिसमें मूवमेंट नहीं है, जिसमें टेंशन आई है उसके ऊपर, मसल के ऊपर। जबकि मसल स्पिंडल में वो वाला रिफ्रेश जाता है जिसमें कोई मूवमेंट हो, जैसे इसमें हमारे पास हमने टैप किया है, जैसे हम पीएनएफ का पैटर्न D1 D2 फ्लेक्शन को स्टार्ट करने से पहले या एंड
करते वक्त एक क्विक स्ट्रेच देते हैं, तो वो भी जो स्ट्रेच होता है वो कौन सा होता है, मसल स्पिंडल वो लेके जाता है स्ट्रेच। मसल स्पिंडल वो स्ट्रेच लेके जाता है जिसमें मूवमेंट हुई होती है कोई। और गोल्जी टेंडन ऑर्गन जो है वो हमारे पोस्चरल मसल्स या ऐसे मसल्स जैसे बैक के हमने कोई एक्सरसाइज किया जिसमें बैक मसल्स में टेंशन आ रही है, तो वहाँ पे जो है वो गोल्जी टेंडन ऑर्गन वहाँ पे सेंस करेगा टेंशन को और जो है वो कम करेगा। तो ये न्यूरोफिजियोलॉजिकल बेसिस है, फैसिलिटेशन होती है और इनहिबिशन होती है। ये और मज़ीद अच्छे से क्लियर होंगे जब हम जो है वो स्ट्रेचेस की बात करेंगे, पैटर्न्स की बातों करेंगे, तो ये वहाँ पे चीज़ें इन्वॉल्व हम करेंगे और ये और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो ये न्यूरोफिजियोलॉजिकल बेसिस हैं, ये आ सकती हैं पेपर के अंदर, थ्योरी के अंदर। तो हमारे पास 9 जो है वो प्रिंसिपल्स हैं, 9 कंपोनेंट्स हैं जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं जब हम PNF के पैटर्न्स या PNF की टेक्निक्स को प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं। तो हमारे माइंड के अंदर ये 9 चीज़ें होती हैं, ये भी थियोरेटिकल पोर्शन है। तो इसमें पहली चीज़ क्या है हमारे पास, रेजिस्टेंस। यानी कि हम जब D1 फ्लेक्शन करा रहे हैं तो हम पेशेंट को क्या करेंगे, रेजिस्ट करेंगे, ऑपोजिट साइड पे रखेंगे हाथ और हम पेशेंट से कहेंगे कि अब आप एक्सटेंड करें, यानी हाथ फ्लेक्शन में अब हम कहेंगे कि आप D1 एक्सटेंशन करें। तो क्या होगा, पेशेंट के ऊपर रेजिस्टेंस अप्लाई होगी और ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की एबिलिटी कितनी है। अगर वो ज़्यादा रेजिस्टेंस बर्दाश्त कर सकता है तो उसको ज़्यादा रेजिस्टेंस दी जाएगी उसकी एबिलिटी के मुताबिक। तो इससे क्या होगा, रेजिस्टेंस देने की वजह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो मसल्स की एबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट करने की अच्छी होगी और जो है वो एक अवेयरनेस आएगी, एक स्ट्रेंथ आएगी मसल के अंदर। सेकेंड इज़ इरेडिएशन एंड रीइंफोर्समेंट। अब जैसे कि हम अभी आगे देखेंगे PNF के पैटर्न्स जो होते हैं, D1 फ्लेक्शन, D2 एक्सटेंशन, तो इसमें क्या होता है कि पूरा एक हाथ इन्वॉल्व होता है, फिंगर्स नहीं, पूरा एक अपर आर्म, अपर लिम इन्वॉल्व है। तो क्या होगा, जब हम रेजिस्टेंस दे रहे होंगे ना, तो सिर्फ रेजिस्टेंस अपर आर्म तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि वो स्प्रेड हो जाएगी हमारे अपर बॉडी के अंदर। वो जो रेजिस्टेंस है वो स्प्रेड हो रही होगी, दिस इज़ इरेडिएशन। तो उसमें क्या होगा कि स्ट्रॉन्गर मसल्स नहीं बल्कि वीकर मसल्स भी कुछ इन्वॉल्व हो रहे होंगे उस पैटर्न के अंदर। तो क्या होगा, रेजिस्टेंस देने की वजह से वो जो वीकर मसल्स हैं उनकी भी स्ट्रेंथनिंग हो रही होगी। मैनुअल कॉन्टैक्ट, टेक्टाइल स्टिमुलस, जब हम पेशेंट जो है वो नहीं कर पा रहा मूवमेंट, तो हम उसके हाथ के ऊपर हाथ रख के मूवमेंट उसको करा रहे होंगे, तो क्या होगा, हमारे हाथ की वजह से एक टेक्टाइल स्टिमुलस भी जा रहा होगा और दूसरी चीज़ ये कि वो कर पाएगा वो वाली मूवमेंट हमारे गाइड करने की वजह से। तो जो है वो ये पर्पसफुल मूवमेंट इस तरीके से प्रोड्यूस होगी, डायरेक्शनल मूवमेंट होगी। ऐसा नहीं होगा कि जो हमें करना है वैसी ना हो, उस डायरेक्शन में ना हो, और पेशेंट भी कंफर्टेबल होगा, उसको पता चल रहा होगा कि अच्छा मुझे इस तरीके से करना है, वो मेमोराइज कर रहा होगा। तो ये स्टिमुलेट करता है मसल्स को और कंफ्यूज नहीं होने देता पेशेंट को। नेक्स्ट इज़ बॉडी पोजिशनिंग एंड बॉडी मैकेनिक्स। अब इसमें क्या है, हमारे पास जो पेशेंट है और जो थेरेपिस्ट है, दोनों की जो पोजिशनिंग है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, क्योंकि ये जो PNF पैटर्न्स हैं ये जो है वो उसके ऊपर, थेरेपिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कि जब जो है वो नहीं कर पा रहा पेशेंट तो थेरेपिस्ट करेगा वो चीज़ें पैसिवली। तो पेशेंट की बॉडी भी, थेरेपिस्ट की बॉडी भी फटीग हो सकती है, तो उसको चाहिए थेरेपिस्ट को कि अच्छी बॉडी मैकेनिक्स अडॉप्ट करे ताकि वो खुद फटीग होने से बच सके। फिर है वर्बल स्टिमुलेशन, वर्बल कमांड्स। PNF में ये इम्पॉर्टेंट है कि हम जो है वो उसको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं वर्बल स्टिमुलेशंस देने के थ्रू। यानी कि अगर हमने लाउडर कमांड दिया, इसका मतलब है हमें स्ट्रॉन्ग मसल कॉन्ट्रैक्शन रिक्वायर्ड है। सॉफ्ट कामर टोन है, इसका मतलब है कि थोड़ी रिलैक्सेशन नीडेड है। और पेशेंट को प्रिपेयर करने के लिए हम रेडी कह सकते हैं, उसको बताने के लिए कि क्या मूवमेंट करनी है, हम उसको जो है वो पूरा एक्शन बता सकते हैं कि नाउ पुल योर लेग अप एंड इन। अभी हम जब पैटर्न्स देखेंगे ना तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि जब हम पैटर्न कोई पेशेंट से करवा रहे होते हैं तो उसको साथ साथ क्यूज़ दे रहे होते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो, और उसको करेक्ट भी कर रहे होते हैं कि ऐसे नहीं यूँ करना है। विजन इसमें इंपॉर्टेंट होती है कि जो पेशेंट है वो खुद भी देख रहा हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, ताकि उसको जल्दी वो चीज़ें याद हो जाएं और एक अच्छा फीडबैक जाएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। फिर है ट्रैक्शन,
यानी कि हम जब कर रहे होते हैं, कोई भी पैटर्न कर रहे हैं या उसकी पेशेंट की बॉडी के ऊपर हम जो है वो ट्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं एक्सट्रीमिटीज़ के ऊपर। तो ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि जो जॉइंट सेंसेशन है वो बेहतर होती है। अब ट्रैक्शन हम देंगे तो जैसे कि मैंने कहा था कि हम उसको एक मूवमेंट दे रहे हैं, तो मूवमेंट की वजह से जो हमारे मसल स्पिंडल्स हैं वो लेके जाएंगे ब्रेन तक रिस्पॉन्स अल्फ़ा मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, और स्ट्रेंथ भी पेशेंट की अच्छी होगी और मसल भी जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो हम जो है वो बिगनिंग के वक्त शुरू करने से पहले पैटर्न्स के ट्रैक्शंस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। देन इज़ अप्रॉक्सीमेशन, यानी कि जैसे ट्रैक्शन होता है कि बाहर की तरफ खींचना एक्सट्रीमिटी को, एंड एक्सट्रीमिटी को अगर बॉडी की तरफ कंप्रेस किया जाए, डैट इज़ अप्रॉक्सीमेशन। तो हम ये भी पेशेंट के अंदर करते हैं ताकि जॉइंट के रिसेप्टर्स जो हैं वो स्टिमुलेट हो अल्फ़ा मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, जो मसल्स हैं उनमें स्टिमुलस जाए। नेक्स्ट इज़ स्ट्रेच, जैसे कि हमने बात की थी कि हम पेशेंट को स्ट्रेच भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि मसल्स जो हैं वो लेंथन हो पेशेंट के, और जो मसल्स हैं वो मसल्स स्पिंडल के थ्रू जाएगा जब रिस्पॉन्स, तो मसल्स जो हैं वो एक्टिवेट होंगे, ब्रेन एक्टिवेट होगा। तो PNF पैटर्न्स शुरू करने से पहले या एंड में हम जो है वो क्विक स्ट्रेच दे सकते हैं। और भी बहुत सारे PNF के स्ट्रेचेस होते हैं जो कि हम देंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर स्ट्रेच भी अप्लाई किया जाता है। तो हमने लास्ट इस टाइमिंग्स क्या है कि जो भी हम पैटर्न्स कर रहे हैं वो एक सीक्वेंस से होने चाहिए, प्रॉपर टाइमिंग के मुताबिक होने चाहिए। तो हमने 9 जो है वो कंपोनेंट्स डिस्कस कर लिए जो कि हम पैटर्न्स एंड टेक्निक्स के अंदर अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट इज़ बेनिफिट्स एंड यूजेस। इससे क्या होता है, PNF से रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ होती है क्योंकि हम मसल्स को लेंथन कर रहे होते हैं। हम जो है वो मसल स्पिंडल और गोल्जी टेंडन ऑर्गन के थ्रू स्ट्रेचेस जब दे रहे होते हैं तो लेंथन हो रहा होता है मसल, तो उसकी वजह से हमारी रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ होती है। और ये बहुत इफ़ेक्टिव जो है वो मेथड है रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ करने का। मसल की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो रही होती है जब हम स्ट्रेचेस अप्लाई कर रहे होते हैं, और मसल की स्ट्रेंथ भी अच्छी हो रही होती है जब हम पैटर्न्स कर रहे होते हैं। D1 फ्लेक्शन, D2 एक्सटेंशन, तो हम रेजिस्टेंस भी पेशेंट को अप्लाई करते हैं, रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं, तो उसकी वजह से हमारी स्ट्रेंथ बेहतर होती है, पेशेंट के मसल्स की कंट्रोल बेहतर होता है, और जो है वो ADLs इम्प्रूव होते हैं, पेशेंट की कोऑर्डिनेशन अच्छी होती है क्योंकि प्रॉप्रिसेप्शन भी जा रही होती है। ये जो अभी तक हमने किया था ये था थ्योरी, जिसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया, पैथोफिजियोलॉजिकल बेसिस, 9 प्रिंसिपल्स और